आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल पर। और आप खास दिन आए, खास टाइम निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जैसे कि उदय और देविका ने आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो जो ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है वो आप सभी का सफ़र बहुत बारीकी से जानना चाहेगी। और आप ही से मैं शुरुआत करूँगी। दीपा जी, आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए हैं, आज तो आप जाना पहचाना नाम है। 30 साल की उम्र, 3 सर्जरी से आप गुजरी, शरीर में कमर के नीचे का हिस्सा एकदम सुन्न है, बेजान है, लेकिन हौसलों में बहुत उड़ान है, हौसले बहुत मजबूत हैं। कैसे? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है रत्ना जी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ज़रूर एक धन्यवाद देना चाहूँगी ITV नेटवर्क का और आदरणीय ऐश्वर्या मैम का, शक्ति मैम का। तो इतना बढ़िया इनिशिएटिव आपने जो शुरू किया है और महिलाओं को महिला की शक्ति बनने का जो एक अवसर आपने दिया है, यही मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद आज मैं इस मंच पर बैठी हूँ क्योंकि कुछ महिलाएं थीं जो मेरे साथ एकदम खड़ी रहीं। दे बिकेम द विंड बीनीथ माई विंग्स एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट। आपने कहा कि छाती का निचला हिस्सा सुन्न होने के बाद कहाँ से आया हौसला। उसी वर्ष मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था 1998-99 में। हमारे नेवी क्वीन का एक कंपटीशन था ऊटी में। मैं 2 बच्चों की माँ थी और बहुत यंग मॉडल्स, यंग न्यूली मैरिड गर्ल्स भी उसमें थी, लेकिन फिर भी वो मैंने क्राउन जब जीता तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये क्राउन जीतूंगी या ऐसा कुछ। और तब तक मेरे पाँव में हल्की कमज़ोरी शुरू हो गई थी और मैं पैर लचका के चलती थी। तो जब मुझे मंच पे ये पूछा गया कि आप पाँव लचका के चल रही हैं और फिर भी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई हैं, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम मुझे खूबसूरत महसूस होने से नहीं रोक सकती। और उस जवाब ने मेरे को बहुत अच्छे अंक दिए और मैंने वो जीता। कहने का अर्थ ये है कि जब मैंने खूबसूरती का खिताब जीता तो मुझे कहा गया कि खूबसूरती से ज़्यादा आपके आत्मविश्वास को ये अवार्ड मिला है। और अक्सर हम देखते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी जो नंबर होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, आपकी जर्नल नॉलेज, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज को दिया जाता है। फिर जब मैं पैरालाइज हो जाती हूँ और मैं एक कुर्सी पे आ जाती हूँ, तो फिर क्यों नहीं मुझे मेरे आत्मविश्वास, मेरे नॉलेज, मेरी एजुकेशन के लिए सराहा जाता है? क्यों मैं मात्र एक शरीर बनकर रह जाती हूँ जिसको ताउम्र का बोझा समझ लिया जाता है, ताउम्र का लाइबिलिटी समझ लिया जाता है कि अब इस महिला की ज़िंदगी अंत हो चुकी है क्योंकि ये एक लकवाग्रस्त शरीर में व्हीलचेयर पे बैठी है। आई थिंक ये जो नकारात्मक सोच थी मेरे शरीर के प्रति, मेरे जिंदा होने के प्रति, कि ये ऐसे शरीर में जीने की बजाय जहाँ पे इसको ब्लैडर और बाउल की शक्ति नहीं है, इसको तो गुजर जाना चाहिए था, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो मेरी प्रेरणा बनी। वो जो मानसिकता थी लोगों की एक अपंगता के प्रति, एक महिला के अपंग होकर जीवन जीने के प्रति, तो वहाँ से वो शक्ति, वो प्रेरणा मिली क्योंकि मुझे उस सोच को बदलना था, मुझे अपने अंदर की दीपा को ढूंढना था और मुझे फिर पुनः अपना जीवन एक आत्मविश्वास और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के साथ जीना था। और आपका ये आत्मविश्वास आज यहाँ मौजूद महिलाओं को भी आत्मविश्वास दे रहा है और प्रेरणा दे रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए होंगे इंडिया न्यूज़ के ज़रिए, उन्हें भी आप इंस्पिरेशन दे रही होंगी। श्वेता जी, आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली रही है। लोग तो महीनों सालों प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर कुछ करके दिखाते हैं, मेडल्स लाते हैं, बट आपकी जर्नी कुछ अलग सी है। आपने YouTube देखा, कुछ महीने की प्रैक्टिस की, लेकिन फिर जो मेडल्स की बरसात हुई वो तो हैरान करने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है कहीं ना कहीं। तो मेरा भी संघर्ष बहुत बड़ा था क्योंकि जब मेरी ये स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई थी उस टाइम एक तलाकशुदा का टैग मेरे ऊपर लग चुका था। आफ्टर डाइवोर्स मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि जिस आइडेंटिटी से मुझे डिफाइन किया जाता है एक विकलांग, उसको हटाना है, क्योंकि विकलांगता सोच में होती है, शरीर में नहीं।
जैसा कि अभी हमारी मैम ने कहा कि हौसले उड़ने के लिए होते हैं, हमें कैद करने के लिए नहीं। तो हमें नेगेटिविटी को अपनी साइड रखना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने भी वही देखा, एक दूसरे को देख के हम सभी पैरा एथलीट कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं। वही मेरी जर्नी रही, क्योंकि जब 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेके मैं अपने माता पिता के घर आई, उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी और कोई ऐसा फंड भी नहीं था कि मैं कुछ शुरुआत कर पाऊँ। तो बस 2 जिम्मेदारियां लेके माँ बाप के घर लौट आई थी, हमेशा तनाव में रहती थी। एक दिन रोते रोते ख्याल आया, बहुत रो चुकी, अब शायद कुछ करने का टाइम आ गया, क्योंकि रो के तो कुछ हासिल हुआ नहीं, क्यों ना कुछ करके देख लिया जाए। बस मेरे पास समय बहुत कम था अपने आप को साबित करने के लिए, क्योंकि लोग मुझे आइडेंटिफाई करते थे, एक तलाकशुदा, 2 बच्चों की माँ, विकलांग, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये सारे टैग मेरे साथ चल रहे थे उस समय पे। पर कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, तब एक किरण जागी और मैंने खेल की शुरुआत की। और उस समय पे मेरे पास इतना फंड नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, कोचेस नहीं थे। उस दौरान मेरी दीपा मलिक मैम से मुलाकात हुई, 2016 की बात है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो दर्द और वो ताकत मेरे अंदर देखी। शायद उस समय अगर ये नहीं देखती, एक महिला ही, यही सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक महिला ने ही एक महिला का दर्द देखा और हिम्मत भी देखी, क्योंकि पता था कि 2 बच्चों की माँ है, अब जुनून तो है इसके अंदर, ज़रूरत भी है तो शायद कर दिखाएगी। और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था, नहीं तो मैं कोई नौकरी भी कर सकती थी 15-20 हज़ार की, पर मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे देश का तिरंगा लहराने का अवसर मिला और देश का नाम रोशन करने का मौका मिला। क्योंकि शायद आज मैं इस कुर्सी पे बैठ के जो कर सकती हूँ, शायद मैं सही होती तब मैं ये ना सोच पाती, सिर्फ एक महिला की तरह अपनी गृहस्थी चला रही होती। पर कहते हैं ना, ठोकर खा के ही इंसान जागता है, तो वही मेरे साथ हुआ। उस समय मैम भी बहुत बिजी थी, क्योंकि रियो आ रहा था। उस टाइम मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो मैम ने कहा मेरे पास एक कुर्सी पड़ी है, तुम वो ले जाओ और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखो, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। तो कुछ दोस्तों ने मुझे यूट्यूब पे देख के ट्रेनिंग दी। मैं शॉर्ट पुट गलत रखती थी, तो वो मुझे बताते थे किस तरह से तुमने रखना है, कैसे थ्रो करना है। मुझे छोटे छोटे बच्चे मेरे मैदान में मुझे उठा के देते थे, मम्मी अब और आगे मारना है। तो बस वहीं से हिम्मत आई। और मैं जब 2.5 महीने बाद यूट्यूब पे देख के ट्रेनिंग लेके नेशनल में पहुंची अपने, तो वहाँ पे मेरा पहला गोल्ड मेडल था। और बस वहीं से मेरी पीठ थपथपा दी मैम ने, और मुझे लगा शायद मैंने कर दिखाया, क्योंकि तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी गोल्ड मेडल है। बस यहीं से मेरी बहुत सफर अच्छी की आपकी शुरुआत जर्नी हुई। रही है, आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहिए। आपकी प्रेरणा बनी दीपा मैम, आप अब ऐसे ही और बाकी महिलाओं, बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। पिंकी रानी जांगड़ा भी हमारे साथ हैं। आपने कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीता है, आपने नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है। आपको बॉक्सिंग में जाइंट किलर कहा जाता है, लेकिन जाइंट हालांकि आप बॉडी से कहीं से दिखती नहीं है। लेकिन ये सब जज्बा आया कहाँ से, कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आज मेरा सौभाग्य मानूंगी कि मैं इतनी बड़ी डिग्निटीज़ के साथ बैठी हूँ, और इनसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाला लाइफ में कोई नहीं हो सकता, स्पेशली फॉर वीमेंस के लिए। और जहाँ आपने कहा कि मुझे जायंट किलर के नाम से जाना गया, वो भी एक मेरी लाइफ का यू कैन से कि स्पोर्ट्स में टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि जब वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलता है तो वो ओलंपिक लेवल पे अपने देश का नाम रोशन करे। और कोई ना कोई हर एक स्पोर्ट्स पर्सन एक आइडल रहता है। सो मेरी आइडल MC मैरी कॉम जी रही, और ये नाम भी मैं कहूँगी उन्हीं की वजह से मिला जब मैंने उनको डिफीट किया। और तो मुझे काफ़ी खुशी हुई जब हम अपने आइडल को डिफीट करते हैं, तो एक अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। लेकिन जब उन्हें हराया था तो उनका रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली एक 5 बार वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन को हराना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था। वो इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की चैंपियन रही हैं, रोल मॉडल रही हैं। बट मेरा एक सपना था कि यदि मुझे
अपनी स्पोर्ट्स में अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो मुझे उन्हें डिफीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक सेम वेट कैटेगरी में थे और दैट इज़ द ओलंपिक वेट कैटेगरी। सो मैंने पूरी मेहनत की और आइडल होते हुए भी मैंने उनको उन्हीं की टेक्निक से डिफीट किया। तो उसके बाद से एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मुझे पहचान मिली और जो कहते हैं कि एक शुरुआत हो गई मेरी स्पोर्ट्स की। बेसिकली मैं एक नॉन स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे पूरी फैमिली में कहीं भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं स्पोर्ट्स में आई, एक स्कूल लेवल पे मैंने जस्ट जर्नली एक रिक्रिएशन के लिए खेलना स्टार्ट किया और वो कब प्रोफेशनली और एक इंडिया लेवल पे पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। इसमें सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि मेरी जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझ पर बिलीव किया कि यदि मैं ये एज ए प्रोफेशन ये चुनती हूँ तो मैं इसमें भी सक्सेस करके उनको दिखाऊंगी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे किस लेवल पे जाके अपना फ्यूचर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और 2004 में जब मैंने अपनी खेल की शुरुआत की थी, उस टाइम पे विमेन बॉक्सिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, बहुत न्यू थी विमेन बॉक्सिंग, और उसके अंदर क्या फ्यूचर होगा पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था। और उनके लिए स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं हो तो और भी ज़्यादा कंसर्न रहता है कि कैसे बच्चे मतलब अपने फ्यूचर देखेंगे, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे फ्यूचर में। सो मैंने एक वो चैलेंज लिया और उन्होंने मुझ पर फेथ किया और मैं आगे बढ़ती रही उनके स्पोर्ट्स से। बैक टू बैक मैंने अपनी इतनी कड़ी मेहनत की कि वो बिल्कुल एक दिन रंग लाई और मैंने देश का नाम रोशन किया। और आगे भी आपकी मेहनत इसी तरीके से रंग लाती रहे, हम उम्मीद करते हैं, और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। so और आपने दिखा दिया कि हरियाणा की छोरी में दम तो है, और हरियाणा की छोरी नीतू भी है। माइक दे दीजिए प्लीज। हाँ नीतू, आपने 2022 कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। पूरा हरियाणा आप पर गर्व करता है, देश गर्व करता है। लेकिन वो किस्सा जरूर हमारे दर्शकों को बताइए अपने संघर्ष के साथ में। कनाडा की बॉक्सर पर इतने मुक्के बरसाए आपने कि रेफरी को बीच में आना पड़ा, मैच रोकना पड़ा और आपको विजयी घोषित किया गया। जी, मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद। मैंने पिंकी रानी जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने इनके साथ ट्रेनिंग कैंप में भी मैं इनके साथ रही हूँ। तो और अभी मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बहुत ही मुश्किल भरा होता है, और हर एक प्लेयर के लिए मुश्किलें आती हैं जब वो स्टार्ट करता है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था। जब मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो मैं गांव से भिवानी खेलने जाती थी। तो एक लड़की के लिए तो गांव से निकलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। लोगों के ताने सुनने होते थे, खास तौर से हरियाणा। जी बिल्कुल। तो गांव में यही होता है कि भाई ट्रेनिंग शाम को होती थी तो बोलते थे कि इस टाइम क्या करने जा रही है, सभी गांव वाले तो वापस आ रहे हैं अपने काम करके और ये अकेली जा रही है। तो उस छोटी उम्र में मैंने ये ताने भी सुने लोगों के। और उस टाइम पे एकदम से तो कुछ मेडल मिलते नहीं है, तो टाइम लगता है हर एक नेशनल इंटरनेशनल जीतने के लिए। तो उस टाइम पे भी बहुत सुना मैंने, और काफ़ी इंजरीज भी हुई थी उस टाइम पे। तो इन्हीं जो भी ये परेशानियाँ आई हैं लोगों के ताने सुनकर ही मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि मुझे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। आज उनकी वजह से ही पहुँची। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना बोला है उन्होंने, इतना नहीं, मुक्के में मजबूत ताकत कहाँ से आती है? देखने में आप दुबली पतली हैं, ये मुक्के में ताकत कैसे आती है? आपके फादर आपके साथ आए हुए हैं, वो देख भी नहीं रहे हैं आपकी तरफ, नीचे नीचे मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ। बताइए फादर का सपोर्ट कैसे रहा, फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा, और हरियाणा का ये दूध दही घी ये इसी का असर है? जी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने मेरे लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी उस टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा साथ मेरे पापा ही ने दिया है। और अभी आप बोल रहे हैं कि दुबली पतली, तो ये एक विल पावर होती है इंसान के अंदर, वो सोच होती है। वो मतलब ये नहीं कि वो आदमी अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और आपने करके दिखाया है। दीपा मैम, आपका तो आर्मी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है। आर्मी फैमिली तो मानी जाती है बहुत मजबूत इरादों के लिए, वहीं से मजबूती आपको भी मिली होगी? बिल्कुल, इस बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ कि जो एक डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, देश के लिए मर मिटना, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है,
और फौज में एक और बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी बचपन से कि हर चीज़ का एक प्लान बी होता है। आप किसी भी ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं, कोई भी अटैक है, कोई वॉरफेयर ट्रेनिंग है, तो आप पहले एक प्लान बी बनाते हैं और पहले प्लान ए बनाते हैं और साथ ही उसका ऑल्टरनेटिव प्लान बी भी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो कंसेप्ट रहा है डिसिप्लिन का, पंक्चुअलिटी का, टाइम पे हर चीज़ करने का, एक दिनचर्या को बहुत मेहनत से, ईमानदारी से फॉलो करने का, और साथ ही अगर ये चीज़ सही ना हो तो प्लान बी का एक ऑल्टरनेटिव का, वो सारी चीज़ें जब मैंने अपनाई अपने जीवन में, लकवाग्रस्त हो चुकी थी और मल और मूत्र की शक्ति भी जाती रही, तो पानी कितना पीना है, कब पीना है, डायपर कितना लंबा चलेगा, मैं बाहर कब जा पाऊँगी, क्या मुझे ऐसी सुविधा मिलेगी, कोई व्हीलचेयर बाथरूम मिलेगा, तो वो सब कुछ बड़ा टाइम बाउंड है मेरे शरीर में, कितना खाना है, कब खाना है। और फिर एक फिजिकल फिटनेस की ओर भी आप देखते हैं कि आर्मी में बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में दिया जाता है। तो शायद बचपन से ये आउटडोर एक्टिविटीज़, खेलों को देखना, हमेशा ये देखना कि फादर एक्सरसाइज करते थे, फिट रहते थे, तो वो सारी चीज़ें अगर शायद मुझे नहीं मिलती विरासत में, तो इस शरीर को नए ढंग से जीना थोड़ा कठिन हो जाता। तो खेलों की तरफ जुड़ाव, फिटनेस की तरफ जुड़ाव, देश के तिरंगे का प्यार, डिसिप्लिन की भावना, और जब एक चीज़ सही ढंग से नहीं जा रही है तो प्लान बी की तरफ क्विकली स्विच करना, नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है। और फिर रही बात, मैं अब उसको दिव्यांगता कहूँगी, विकलांगता नहीं कहूँगी। आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि हम दिव्यांग हैं, तो सही मायने में जो मैंने आर्मी सोल्जर्स को अपनी टांगे खोते हुए देखा, अपना हाथ उड़ते हुए देखा माइंड ब्लास्ट में, गोली लगने से पैरालाइज होते हुए देखा, बचपन से ये करेज की कहानियाँ सुनी कि आप अपने शरीर की क्षति होने के बाद भी खुश रह सकते हैं क्योंकि आपने अपने देश के लिए वो शरीर न्यौछावर किया है। तो शायद मेरी इंजरी पहले किसी देश सेवा में ना होकर, इंजरी होने के बाद इस शरीर को मैंने पूर्णतया देश सेवा के लिए लगाया। 23 बार मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरा तिरंगा मेरे मेडल आने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर गया। आपने जितना अचीव किया है उससे ज़्यादा आपने स्ट्रगल झेला है। दीपा जी, श्वेता जी, ख़ास तौर से आपके लिए आपको सल्यूट है, और इंडिया न्यूज़ के व्यूअर्स भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में रहने के लिए। साथ ही नीतू, पिंकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है रचना जी कि ये भी जब मुझसे मिली थी, ये हरियाणा से ही खेल रही थी। वो बात अलग है कि तलाक हुआ तो इन्हें वापस मायके दिल्ली जाना पड़ा। आज 4 महिलाएं यहाँ बैठी हैं, चारों कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ी हैं। तो वो कहावतें हैं कि अब हरियाणा में बेटियों को फलने फूलने खिलने का मौका नहीं मिलता, ये उसका साक्षात एग्जाम्पल है। और एक और चीज़ के लिए मैं ITV का धन्यवाद दूंगी कि हमें नए भारत को सुगम्य भी बनाना है, इंक्लूसिव भी बनाना है, और आदरणीय मोदी जी कहते हैं लीव नो वन बिहाइंड। तो ये भी एक नए भारत के आज़ादी अमृत महोत्सव का एक नया पटल आपको यहाँ दिख रहा है। 2 महिला खिलाड़ी अगर शारीरिक रूप से पूर्ण हैं, तो वहीं पे पैरा एथलीट की 2 खिलाड़ी भी आपने बिठाई हैं। ये जो समानता अब आ रही है, ये जो रैंप सीढ़ियों के साथ बन रहे हैं, ये हमारे नए भारत का असली आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो आप लोग इस मंच से बना रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके संघर्ष से, आपके चैलेंजेस से हमारे व्यूअर्स सीखेंगे। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं जो सुनकर जा रही हैं, अपने घर जाएंगी, अपने आस पड़ोस में बताएंगी। ऐसी कहानियाँ देश के लिए मिसाल बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.